देखो हम लोग पॉलिटी के क्लास कर रहे हैं। आज पॉलिटी के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य, जिसके इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटी। मौलिक कर्तव्य बोलिए या मूल कर्तव्य बोलिए, ठीक है। जिसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल ड्यूटी ध्यान से समझना। जनरली फंडामेंटल ड्यूटी जो होता है, जिस समय हमारे देश के संविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय हमारे देश में फंडामेंटल ड्यूटी नहीं बना था। तो हमारे संविधान में संविधान लागू होने के बाद आया फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई थी स्वर्ण सिंह समिति। ये स्वर्ण सिंह समिति का ही देन है, जिन्होंने गवर्नमेंट के सामने फंडामेंटल ड्यूटी की बात रखी। तो फंडामेंटल ड्यूटी का मतलब होता है मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। मतलब हमारे संविधान में जो शक्तियां हमें दी गई है, तो हमारा भी फर्ज है हम अपने संविधान के प्रति कुछ जिम्मेवारी को निभाएं। तो फंडामेंटल ड्यूटी एक नैतिक कर्तव्य है। अगर दूसरी भाषा में अगर बोलेंगे नैतिक जिम्मेवारी। नैतिक कर्तव्य मतलब यह है कि आप जिस देश में रहते हैं, आपको संविधान ने जो शक्ति दी, मौलिक अधिकार दिया गया है, राज्य को जो डीएसपी दिए डीपीएसपी दिया गया है, ठीक है, तो उन सभी को जो शक्तियां दिया गया है राज्य पब्लिक और राज्य को, तो जिम्मेवारी पब्लिक का भी है कि उस संविधान का आदर और सम्मान करे, ठीक है। तो ये बातें जो हमारे बताए गए हैं, ये फंडामेंटल ड्यूटीज में बताया गया है। पहले एग्जाम में से क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन अब मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, प्रस्तावना से और फंडामेंटल ड्यूटी से आते हैं। तो पहली बात है कि फंडामेंटल ड्यूटी की जो भावना आई, ये किस देश के संविधान से आया? तो ये संविधान आया रूस के। किस देश से? रूस से। पहले इसे सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, ठीक। दूसरी बात आया, ये फंडामेंटल ड्यूटी हमारे संविधान के किस भाग में रखा हुआ है? भाग 4 का क में रखा गया है। आर्टिकल बोला जाएगा, अनुच्छेद कितना में रखा गया है? आर्टिकल 51 का क में रखा गया है या ए में रखा गया है, ठीक है। तो यहीं पर आपका 4 क्वेश्चंस बनेगा। पहला क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटी की सिफारिश किस समिति ने की थी? स्वर्ण सिंह समिति ने किया गया था, पहला नंबर बात। दूसरा नंबर बात, फंडामेंटल ड्यूटी किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। अगर रूस नहीं लिखा रहेगा तो सोवियत संघ भी बोलेंगे वहां पर, यूएसएसआर, ठीक है, सोवियत संघ के लिखा गया है। दूसरा नंबर, मौलिक कर्तव्य की बात हमारे संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 4 का क में किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया है? 51 का क में किया गया है, ठीक। अब ये जो हुआ, दूसरी अगली क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है, क्या आपके संविधान जिस समय निर्माण हो रहा था उस समय फंडामेंटल आपके संविधान में था? तो नहीं था। जिस समय आपके संविधान के निर्माण हो रहा था, उससे संविधान निर्माताओं ने फंडामेंटल ड्यूटी की बात नहीं की थी। केवल उस पर बहस भी थी कि हमारे देश में फंडामेंटल ड्यूटी होना चाहिए, लेकिन हमारे संविधान में कहीं नहीं किया गया। फंडामेंटल ड्यूटी की जो बात आई, जब इंदिरा गवर्नमेंट चल रही थी, इंदिरा गांधी की सरकार, इंदिरा गांधी जी की सरकार में हमारा 1975 से स्टार्ट होकर 1977, मतलब इसी बीच में ये समिति का गठन किया गया था। तो जनरली अगर 1975 या 76 77 तो कुछ भी लिखा जाए तो ये आप जवाब मार सकते हैं, लेकिन 1976 तो स्वर्ण सिंह एक समिति बनाया गया। तो उसी में ये बात रखी कि हमारे देश में एक फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य भी होना चाहिए जितने देश के नागरिकों है। तो उन्होंने 8 की सिफारिश की थी जो जनरली, लेकिन इन्होंने जनरली बना कितना? हमारा प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य जो बना हुआ था, मौलिक या फंडामेंटल ड्यूटी, उस समय इसकी संख्या बताई गई थी 10।
तो आपसे पूछा जाएगा प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी? 10 थी। बाद में आपका ये जो मौलिक कर्तव्य बना था वो 42वें संविधान संशोधन 1978 के तहत बनाया गया था। ठीक है। बाद में 11वां जो फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया वो 86 संविधान संशोधन जो 2002 में किया गया। ठीक। उसमें बताया गया कि बच्चों को जो 6 वर्ष तक क्या है कि जैसे उसमें शिक्षा कर्तव्य जो होता है उसके माता पिता का अधिकार दायित्व होना चाहिए। तो वर्तमान में अगर पूछा जाएगा कि मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या कितनी है तो कितना बताएंगे? 11। लेकिन प्रारंभ में इसकी संख्या कितनी थी? 10। समझ में आई बात? अब अगला क्वेश्चन इसमें आएगा कि फंडामेंटल ड्यूटी एग्जामर क्या होगा, कुछ फंडामेंटल ड्यूटी दिखा दिया जाएगा 10 का 10, उसमें बोलेगा कौन सा आपका मौलिक कर्तव्य है कौन सा नहीं है, तो वो आपको 11 का 11 फंडामेंटल ड्यूटी याद रखनी पड़ेगी। कौन सा सही में आई बात? अब मौलिक कर्तव्य जैसे आपको बताएं कि हमारे देश में कि जिस देश में रहते हैं हमारे संविधान को भी सम्मान करने का अधिकार है। पहला नंबर मौलिक अधिकार आपका मौलिक कर्तव्य यही बताया गया है। तो अब हम सभी का क्रमबद्ध रूप से पढ़ाई करेंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं। देखो वही चीज आपका लिखा गया है। बोला गया है सवाल में कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में 42वें संशोधन द्वारा 1978 बोल दिए गए, शायद मिस्टेक बोले, 1976 में मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। तो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो किस समिति की सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति। किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कब किया गया? 1976 में किया गया। वही बताया गया। आपका फंडामेंटल ड्यूटी किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। आपके संविधान के भाग कौन से भाग में है? का अनुच्छेद किसमें रखा गया है? ठीक, ये सारी बात आपको बता दी गई है। आगे देखो, इसके बाद आपको बताया गया है कि जो फंडामेंटल ड्यूटी वर्तमान में 11 है, लेकिन जिस समय स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश आई थी उस समय कितने लागू हुआ था हमारे देश में? 10 लागू हुई थी। लेकिन वर्तमान में आपके मौलिक कर्तव्य की संख्या टोटल कितनी है? 11। 86वें संविधान संशोधन के तहत। तो इस फंडामेंटल ड्यूटी में पहली बात जो किया गया है क्या? संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों संस्थानों मतलब जो संवैधानिक संस्थान है, संवैधानिक संस्थान, लोकसभा, राज्यसभा, ये सभी राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये पहला आपका मौलिक कर्तव्य है, मौलिक जिम्मेवारी है कि आप जिस देश में रहते हैं हमारे देश का जो संविधान है उसकी आपको रक्षा करना मतलब सम्मान करना है, उसके आदर्शों को फॉलो करना है। उसके बाद आपको वहां जो संसाधन है उसकी भी इसे रक्षा करना है या उसके फॉलो करना है। राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है। एग्जाम्पल का तौर पर अगर आप राष्ट्र ध्वज का सम्मान नहीं करते हैं तो बोला जाएगा आपसे, एग्जाम में कोई क्वेश्चन यहीं पर पूछा है आपसे और पूछा भी जाता है, क्या अगर कोई व्यक्ति मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो क्या उसे दंडित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। समझ में आई बात? अगर आप पालन नहीं कीजिए तो नहीं, लेकिन उसे अपमानित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपमानित करिएगा तो हमारे संविधान में हर चीज का प्रावधान किया गया है। आप देश का राष्ट्र ध्वज फाड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो क्या होगा, आपका कानूनी कार्रवाई हो जाएगा उसके ऊपर। ठीक, क्योंकि हर फंडामेंटल ड्यूटी किसी न किसी अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है। अब राष्ट्र आपका संसाधन, तो ये हमारा धरोहर है। आप धरोहर पर कोई नुकसान पहुंचाएंगे तो आपको मौलिक कर्तव्य में बताए थे ना कि आप संविधान की जो आपको संवैधानिक शक्ति प्रदान की गई है उस संवैधानिक शक्ति का आप दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं, नहीं तो वहां पर आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो कहीं ना कहीं हमारे संविधान से कहीं अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वही बात बोला गया है। तो इसका 11 का 11 आपको दिमाग में याद रखना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, जितने भी फंडामेंटल ड्यूटी दे दिया जाएगा बोलेगा इसमें कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य बताइए, कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है बताइए, तो आपको याद रहेगा तभी। जैसे सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या आपका राष्ट्र गीत जो होता है फंडामेंटल ड्यूटी में दिया गया है? नहीं रखा गया है। देखो किसको रखा गया है, राष्ट्र गान को याद रखिएगा। तो मौलिक कर्तव्य में आपको राष्ट्रगीत को नहीं रखा गया। राष्ट्रगीत हम लोग जानते हैं ना क्या है, वंदे मातरम,
जिसको लिखने वाले कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और राष्ट्रगान को लिखने वाले कौन थे? डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर लिखा गया है। तो हमारे मौलिक कर्तव्य में राष्ट्रगान की बात की गई है, ना कि राष्ट्र गीत का। तो अगर एग्जामिनर लिख दे क्या राष्ट्रगीत मौलिक कर्तव्य है, तो वहां नहीं होगा। कौन से समझ में आ रही बात? तो याद रखिएगा। तो पहला नंबर आपसे ये भी दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देगा कि आपके मौलिक कर्तव्य में राष्ट्रगान का वर्णन कितने क्रमांक में किया गया है? तो पहला नंबर में राष्ट्रगान की बात की गई है। बात तो आपका पोजीशन भी याद रखना है, का फंडामेंटल ड्यूटी यो भी याद रखना है। कौन से सही मारी बात? तो है बहुत छोटा क्वेश्चन, लेकिन इसी से क्वेश्चन घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर। सही मारी बात? तो पहला आपका मौलिक कर्तव्य है कि आप अपने संविधान का पालन करें। हमारा जो देश का संविधान बना हुआ है, ठीक, उसके बाद बताया गया है उनके आदर्श, संसाधन, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गीत का जो है उसका पालन करें। तो ये हमारे इस फंडामेंटल ड्यूटी के प्रथम में बोला गया है, शुरू में बात बोली गई है, ठीक। दूसरे में बोला गया है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्र आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को हृदय में सजाए रखे और उनका पालन करें। मतलब हमारे देश की आजादी के लिए जो स्वतंत्रता के बहुत सारे कोटेशन दिए गए थे, ठीक है, बहुत सारे आपके स्लोगन बोला गया था। तो वही बोला गया है कि स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन के जो आदर्श थे उसे भी हमें भावना से सम्मानित करना है या उच्च आदर्शों को हृदय में सजाए रखना है। ये हमारे फंडामेंटल दूसरी ड्यूटी की बात की गई है। तीसरी देखो, ये आपके प्रस्तावना में भी पढ़ाए थे, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसके अक्षुण्य रखे, मतलब उसके बरकरार रखे। तो देखो आपके प्रस्तावना में बताए थे हमारे देश की एकता अखंडता को रखना है। तो आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर यहां पूछा जाएगा कि संप्रभुता, एकता और अखंडता की बात कहां कहां की गई है? तो एकता और अखंडता की बात आपके मौलिक कर्तव्य में भी की गई है और प्रस्तावना में भी पढ़ाए थे, प्रिम्बल्स में भी, वहां भी किया गया है। तो आपका क्वेश्चन एग्जामिनर अगर पूछ दिया गया कि आपके मौलिक कर्तव्य के कौन से क्रमांक में आपके संप्रभुता, एकता और अखंडता की बात की गई है, तो कितना नंबर पर यह है? 3। उल्टा पुल्टा नंबरिंग नहीं कीजिएगा, सब फंडामेंटल ड्यूटी क्रमबद्ध से बताया गया है। ये नहीं कि सर हम ऊपर लिख दिए तो चलेगा, एक का नहीं चलेगा। ये 3 नंबर पर, मतलब 3 नंबर पर ही बताया गया है। एग्जामिनर इसी तरह क्वेश्चन पूछ देगा आपका पीसीएस में भी। समझ में आ रही बात? तो याद रखिएगा। तो आपके भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की बात मौलिक कर्तव्य के कितने क्रमांक पर है? 3 क्रमांक पर है। इसीलिए 11 के 11 फंडामेंटल ड्यूटी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है। बोला गया है चौथा नंबर में मौलिक जिम्मेवारी आपको दिया गया, मौलिक कर्तव्य, देश की रक्षा करते और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा भी करना है आपको। मतलब अगर देश की, अगर सपोज करो हमारे देश पर विदेशी ने आक्रमण कर दिया, जैसे कारगिल की घटनाएं हुई थी, जब हमारे देश में कारगिल हुआ था तो जब हमारे फोर्स का कमी हो गया था तो जितने भी नव युवक थे बोला देश की रक्षा करने है, तो ऑन स्पॉट उसको डायरेक्ट बहाली लिया जल जा रहा था। जब हमारे देश की में सुरक्षा की कमी होने लग गई थी, फौज की कमी होने लग गई थी, तो वही बात बोला गया है फंडामेंटल ड्यूटी चौथे में कि देश की रक्षा करें। अगर आपका, आप देश के नागरिक है तो आपको देश की रक्षा करने का भी दायित्व है और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। राष्ट्र की सेवा करने का मतलब यह है कि अगर दरकार पड़ेगा तो बिना किसी शुल्क के, बिना किसी पैसा के राष्ट्र की सेवा करें। जैसे कोरोना का टाइम में, कोरोना जो भी हम लोग का महामारी आया था, तो उसमें बहुत सारी संस्थाओं ने क्या देश का सेवा कर रहा था, खाना दे रहा था, ये हो रहा था, एक जगह से दूसरा जगह घर पहुंचा रहा था, प्लेन कर रहा था, उससे कोई शुल्क लिया जा रहा था नहीं। वो क्या था? राष्ट्र की सेवा कर रहा था। अगर गवर्नमेंट अकेला रहता तो क्या आदमी को अपना घर पहुंचा सकता था? नहीं पहुंचा सकता था। इतने लोगों को खाना, मेंटेनेंस, ये करना, क्वारंटाइन सेंटर देना, व्यवस्था, चेकअप, ट्रीटमेंट, हर नागरिक जिम्मेवारी समझ रहा था। क्या अरे बाहर से आया हुआ तो क्या बोलते थे? तुरंत पुलिस को फोन करते थे, देखिए ये आया है मेरा कॉलोनी में, एक अभी बंबई या दिल्ली से आया है, चेक कीजिए। सब फोन कर देते थे ना, क्यों? कि कहीं हम लोग आसपास में किसी कोरोना फैल नहीं जाए। घर में क्या होता था? आपका गली मोहल्ला में बैरियर लगा दिया जाता था कि रात में घुसने जाए आपका कॉलोनी में। तो क्या हो रहा था? आप अपने किसी तरीका से अपना देश की रक्षा कर रहे थे, उसके लिए कोई पैसा लिए आपने? नहीं। तो वही बोला गया, चौथा नंबर आपका ड्यूटी बताया गया है कि आप अपनी देश की रक्षा करें, पर आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा भी करना है।
ये चौथा नंबर आपको ड्यूटी बताया गया है। ठीक, पांचवा नंबर में बोला गया है भारत के सभी लोगों में समरसता मतलब होता है एक समान की भावना, और सम्मान भातृत्व मतलब होता है भाईचारा की भावना का निर्माण करें। जैसा कि हम लोग जिस देश में रहते हैं, हम लोग बहुत सारे संप्रदाय के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म, अलग तरह के जन्म रहते हैं। तो बोला गया हम लोग सभी एक समान रहना है और सभी को एक भाईचारे के रूप में रहना है, ये हमारा मौलिक ड्यूटी है। दूसरे नंबर पर उसे आगे बोला गया जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। मतलब हम धर्म के आधार पर किसी से विद्रोह नहीं कर सकते हैं, भाषा के आधार पर बगावत नहीं कर सकते हैं, स्थान के आधार पर नहीं कर सकते हैं, जो आपके मौलिक कर्तव्य में भी बताया गया था। तो आपको बताया गया है कि हम लोग जिस देश में रहते हैं सबको एक साथ मिलजुल के रहना है, भातृत्व तो मतलब होता है भाईचारा की भावना से रहना है। वहां पर आपको धर्म, भाषा, जाति के आधार पर भेदभाव उत्पन्न नहीं करना है। वो आपकी कौन सी ड्यूटी बताई गई है? बोलो, पांचवी ड्यूटी। याद रखिएगा, आपकी पांचवी ड्यूटी में समरसता और भाईचारा का वर्णन किया गया है। चौथा नंबर में आपको क्या बोला गया है? देश की रक्षा और देश के प्रति सेवा की भावना रखा गया है। तीसरा नंबर में क्या रखा गया? फंडामेंटल ड्यूटी में देश की एकता और अखंडता की बात लिखी गई है। फंडामेंटल ड्यूटी दूसरा में क्या बताया गया? स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन करने वाले आदर्शों को फॉलो करना है। पहला नंबर ड्यूटी में क्या रखा गया है? देश की संविधान की आपको आदर्शों को मानना है, यही बताया गया आपका। तो अगला जो बोला गया देखिए, छठी नंबर में जो हमारा बताए गए हैं हमारे मिश्रित संस्कृति, जिसको बोला जाता है कॉम्पोजिट कल्चर की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे और उनकी प्रतिरक्षा करे, मतलब सुरक्षा करे। एक कॉम्पोजिट संस्कृति का कहने का मतलब है जहां पर एक से ज्यादा संस्कृति के लोग रहते हैं। सपोज दैट अभी हम लोग क्या रहते हैं, जैसे झारखंड में रहते हैं, ठीक, तो झारखंड में तो बहुत सारे लोग, कोई बिहार से आके बसे हुए, कोई यूपी से, कोई बंगाल से, अलग अलग स्टेट का। तो जब बिहार वाले का अपना कल्चर होगा, बंगाल वाले का ऐसा कल्चर, ऐसा तो क्या होता है हम लोग कोई फेस्टिवल आती है क्या होता है उसमें सम्मिश्रित हो जाते हैं कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दुर्गा पूजा जनरली कहाँ फेस्टिवल है? बंगाल का मुख्य त्योहार है, लेकिन हम लोग झारखंड में ही मनाने लग जाते हैं। तो क्या होला? मिश्रित कल्चर। दुर्गा पूजा जनरली मुख्य रूप से बंगाल का फेस्टिवल है, मुख्य रूप से जो माना जाता है, लेकिन झारखंड में हम लोग उत्साह के साथ बनाते हैं, मिलाते हैं। क्यों? वही बोला गया है मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे। हम लोग महत्व को समझते हैं, पूरा एंजॉय करते हैं, मनाते हैं। छठ पूजा जनरली बिहार का फेस्टिवल माना जाता है, बिहार झारखंड, लेकिन यूपी में मनाया जाता है, मुंबई मनाया जाता है, बंगाल में मनाया जाता है, अलग स्टेट में मनाया जाता है, क्योंकि वहां का ऐसा लोग तो नहीं बोलते कहीं नहीं मनाते हैं आप, ऐसा कहीं होता है नहीं। तो वही बोला गया है हमारे संविधान का मौलिक ड्यूटी में कि हम लोग मिश्रित संस्कृति, जिसको बोलते हैं कंपोजिट कल्चर्स की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें और उसकी परिरक्षण करें, मतलब उसकी रक्षा करें। ये नहीं कि उसको किस तरह के काहे मानते, किसी तरह बगावत नहीं आए। ठीक, तो हमारे मिश्रित संस्कृति का वर्णन मौलिक ड्यूटी में कौन सा क्रम में रखा गया है? 6। ठीक है, आपको याद करने में सहूलियत हो इसलिए पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाते जा रहे हैं। तो पॉइंट 4 में क्या बोला गया? देश की रक्षा और आवाहन किए जाने पर देश की सेवा करना। ये कितना नंबर मौलिक ड्यूटी है आपका? 4। पांचवा नंबर में क्या बोला गया है? समरसता और भातृत्व या भाईचारा की भावना रखना है। ये कौन सा ड्यूटी आपको बताया गया है? 5वां। छठे नंबर में क्या बोला गया? मिश्रित कल्चर, जिसे कंपोजिट कल्चर्स बोले जाता है, वो भी भावना हमें रखना और उसे सुरक्षित रखना है। सही माई बात। अगली 7वीं नंबर जो ड्यूटी किया गया, देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, नदी, झील सम्मिलित है की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे, मतलब जीव जंतु के प्रति भी दया रखना है। तो देखो ये आपके क्या राज्य का नीति निर्देशक तत्व में पढ़े थे, पर्यावरण की सुरक्षा कौन सा अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 48 आर्टिकल पर्यावरण की रक्षा बताया गया था। तो देखो वो हम लोग का मौलिक ड्यूटी भी है। तो जैसे कि अभी आपको बोले थे कि अगर आप फंडामेंटल ड्यूटी का पालन नहीं करते हैं, बोलते हैं नहीं सुरक्षा करते हैं, तो आपको सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन आप गए जंगल से लकड़ी काट दिए, जानवर को मार दिए, तो आप हनन कर रहे हैं ना, तो वहां पर आपको पनिशमेंट मिलेगा। क्यों? तो इसका वर्णन आर्टिकल हमारा 48 में मेंशन है, पर्यावरण की रक्षा करे। तो उसके तहत आपको क्या दिया जा सकता है?
सजा दी जा सकती है, क्योंकि राज्य का नीति निर्देशकता तो मेंशन किया गया है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है? तो आपका 7वां नंबर में क्या बोला गया? आपने प्रकृति की रक्षा करें। लेकिन हम लोग तो प्रकृति की खाली लिखा हुआ किताब की भाषा में रक्षा करते हैं। आज इतनी गर्मी पड़ रही है, गर्मी का वजह क्या है? हम लोग पेड़ नहीं लगा रहे। अगर सपोज करो आपके घर के पास पूरा 100 पेड़ रहता, डेफिनेटली कि ठंडा लगता। अभी कोचिंग का चारों तरफ पूरा हरियाली रहता तो डेफिनेटली गर्मी इतना नहीं लगता। लेकिन हम लोग क्या हो रहा, पेड़ काटते जा रहे हैं, लेकिन उसके एवज में एक भी पेड़ नहीं लगाते। लगाते कौन है? चाइना पेड़ लगाते हैं कि जो साल भर में हो खत्म हो जाए। वृक्ष नहीं लगाते हैं जो सदियों तो अपना दे। तो इसीलिए बोलते हैं कम से कम अपना बर्थडे पर जो केक काटते हैं ना, तो केक कम से कम काटिए, उसके एवज में एगो पेड़ कम से कम लगा डालिए कि कम से कम ऑक्सीजन मिले। नहीं तो कोरोना में जिस प्रकार सिलेंडर 300 रुपया सिलेंडर खरीद रहे थे ना, आने वाला सिलेंडर में पानी खरीदना पड़ रहा, सिलेंडर भी खरीदना पड़ेगा आपको जिंदा रहने के लिए। देखिए कभी सोचे थे कि पानी खरीद करके पियेंगे? कभी सोचे थे? गांव जाते थे, कुआं में ले लिए, चापाकल ले लिए, ये हुआ। अभी चापाकल मारते रहिएगा तो पानी नहीं निकलेगा। पूरा 1 घंटा मारेगा तो पानी निकलेगा। अभी का जो इसकी जमीन स्तर क्या लेयर नीचे जा रहा है। तो अभी जिस तरह पानी पर तो आइए गए, क्योंकि जल के बिना वे जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। तो ऑक्सीजन के बिना जिंदा रहेंगे? नहीं। देखते कोरोना में हुआ था ना, लास्ट में ऑक्सीजन लगा दिया था, सिलेंडर ही नहीं मिल रहा था। तो आने वाला समय में अगर ये स्थिति रहा तो पक्का है कि जिस तरह पॉकेट में मोबाइल घूमते हैं, उसी तरह पॉकेट में ऑक्सीजन लेके चलिएगा। 1 घंटा का रिचार्ज, हाँ ठीक है, चल रहे हैं, फिर खत्म रिचार्ज, चलो दूसरा ले आओ, क्योंकि आप तो इसके बिना जीवित ही नहीं रहेंगे। तो वही हाल होगा। तो अगर वो स्थिति देश में हमारे नहीं आए तो पक्का है कम से कम एक पेड़ लगाइए। और छोटा नहीं तो बड़ा गांव जाते हैं, ग्रामीण वासी है, शहर में भी छोटा छोटा सबका रहता है, बड़ा नहीं लेते। किचन गार्डन होता है, किचन गार्डन मतलब समझते हैं ना, बालकोनी, ये सब जगह में छोटा छोटा गमला में लगाइए। कितना आएगा? तो बोले काहे हम पैसा इन्वेस्ट करें? आज नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप जिंदा है, लेकिन आपके आने वाले पीढ़ी को पक्का है कि ऑक्सीजन खरीद के जिंदा रहना पड़ेगा। जो इसलिए देखो आपको बेचैनी लगता है, क्यों? ऑक्सीजन घट रहा है। अभी हम पूरा दरवाजा को बंद कर देंगे तो क्लासरूम का ऑक्सीजन घट जाएगा कि नहीं? तो क्या बेचैनी लगने लगेगा? तो अभी हम लोग बोलते हैं ना, कोई भी चीज फ्री मिलता है तो उसका वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन जब पैसा से वही चीज खरीदने लगे तो वैल्यू। जैसे पानी पूरा बर्बाद, गांव में जाइएगा पूरा एकदम नलकूप छोड़ दिए, बोरिंग चालू है, लेकिन हजारीबाग में पानी नहीं मिल रहा था। पानी ज्यादा बचाओ, पानी काहे बर्बाद करते? उल्टे बेल अपने से बंद करने जाते हैं। वो बंद नहीं किया, लेकिन आप अपने से बेल बंद करते, क्यों? कि पानी खत्म हो जाएगा, फिर पानी नहीं मिलेगा। लॉजिक मतलब जब आप महत्व को समझिएगा तब आएगा। तो कम से कम अपना जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाया कीजिए, ये हमारी तरफ से ये आग्रह है। तो वही बोला गया प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें वन, झील, नदी, वन जीव, जितने भी जंगल में निवास करने वाले जानवर है उसमें सम्मिलित किया गया है, और उसकी रक्षा करें और उसके संवर्धन मतलब उसके वृद्धि करने मदद करें, तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। मतलब कोई जानवर जा रहा, क्लोज जा रहा, तो मोटरसाइकिल मर जाएगा, हिरन तो मरने दो ना, कौन देखने गया है, पार कर दो। खरगोश गया तो पारे कर दो। जवन जी में जंगल उंगल में जाते बहुत सारे जानवर मिलता है। तो वो चीज की भावना आपका एक मौलिक जिम्मेवारी, मौलिक कर्तव्य बताया गया है। तो वो हमारे फंडामेंटल ड्यूटी के कितने नंबर में बताया गया है? 7 में। पर्यावरण के बारे में ठीक है, याद रखिए कोड। पर्यावरण की जब चर्चा की जाएगी तो हमारा मौलिक कर्तव्य है कितना नंबर में? 7 में। और ये हमारा राज्य का नीति निर्देशकता तो में आर्टिकल 48 में भी मेंशन किया गया है आपको, ठीक है। आगे देखो कितने इंपॉर्टेंट बात, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन और सुरक्षा की भावना का विकास करें, यह भी हमारा मौलिक ड्यूटी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब अपने सोचने का नजरिया बदले। सोचने का नजरिया कहने का मतलब ये हुआ तो क्यों हुआ, वैज्ञानिक मतलब ही ना तर्क वितर्क, रूढ़िवादी नहीं। जैसे बोल दिया हाँ है, सुबह उठ के नहाएंगे तभी दिमाग फ्रेश रहेंगे, ये परंपरा चली आ रही है, ऐसा कोई नहीं है। साइंटिस्ट नहाता ही नहीं है, एक महीना तक नहीं नहाएगा जब तक उसका रिसर्च सक्सेसफुल नहीं होगा, मैंने उसका प्राथमिकता नहीं है। लेकिन क्या होता है, अगर हम लोग रूढ़िवादी परंपरा में बन जाएंगे तो ऐसा करेंगे तब जाना है, ऐसे करना है तब परंपरा। लेकिन बोला उसका नजरिया को बदलिए। तो आप कोई भी चीज, आप अब मॉडर्न टाइम में रह रहे हैं, मतलब आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हर चीज को देखिए, क्या सही गलत है। मानववाद, हम लोग जिस समाज में रहे तो मानवतावाद की भावना भी रखना है, मानव से मानव का प्रेम करना है ना। तो अभी तो खाली देखते हैं अच्छा उसका नौकरी हो जाएगा, काहे बताएंगे, वो पहले नंबर से फेल करेगा तब ना फिर मेरे साथ पढ़ेगा, ऐसी भावना नहीं रखनी है।
मानवता का विकास करना, ज्ञान अर्जन। देखो अपनी ज्ञान जहां तक वहां सीमित नहीं रखिए, उस ज्ञान को बढ़ाइए भी। सपोज दैट आपका मैथ कमजोर है तो मैथ को स्ट्रॉन्ग कीजिए, जीके जीएस कमजोर है स्ट्रॉन्ग कीजिए, इंग्लिश कमजोर है स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि ये आपका मौलिक ड्यूटी में भी बताया गया, फंडामेंटल ड्यूटी भी बताया गया है, क्योंकि मेंशन किया। देखो ज्ञान अर्जन जहां तक अभी आप सीमित है नहीं रहिए, जनरली वही रहता है। अभी आपका सपोज करो एसएससी में या पीसीएस में नौकरी हो जाएगा, क्या अब हो गया नौकरी, अब क्या मतलब, माने आप पढ़ाई कर रहे जॉब तक, जॉब हो गया खत्म, कोई मतलब है? पढ़ाई लिखाई दूसरा दुनिया में। आप इतना पढ़ रहे थे बचपन से, कम है, इतना पढ़ते पढ़ते हालत खराब हो गया, भूखे प्यास से पढ़ रहे थे, अब नहीं पढ़ेंगे तो वो क्या हुआ। लेकिन ये आपका ड्यूटी भी है, मौलिक जिम्मेवार बताया गया कि आप अपना ज्ञान अर्जन बढ़ा भी सकते हैं, जॉब होने के बाद अपना नॉलेज को बढ़ा भी सकते हैं। सपोज दैट किसी पेपर में पढ़े हुए उसके स्पेशलाइजेशन कीजिए, पढ़ाई अपना जितना से ज्यादा ज्ञान अर्जन कीजिएगा आपका देश के लिए उतना हितकारी होगा। तो आपका बताया गया वही हमारे फंडामेंटल ड्यूटी 8 में कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानवता, ज्ञान अर्जन और सुरक्षा की भावना का विकास करना है। ये आपका कौन सा ड्यूटी बताया गया है? 8वीं नंबर ड्यूटी बताया गया है। अगला देखो 9वां में सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखे और हिंसा से दूर रहें। आपका सार्वजनिक संपत्ति मतलब समझते हैं ना, जो देश की संपत्ति है, धरोहर है, उसको आप सुरक्षित रखें, उसको नुकसान नहीं पहुंचाए और उसकी सुरक्षा और हिंसा से दूर रहे, मतलब जो हिंसा विद्रोह होता है उससे दूरी बनाए रखे। वो आपका कौन सा ड्यूटी बताया गया है? मौलिक कर्तव्य। कितना नंबर क्रमांक पर दिया गया है? 9। तो 7 में क्या बोला गया? प्राकृतिक पर्यावरण। 7 में क्या बोला गया है? क्योंकि आपको बार बार बोल रहे हैं, जैसे एग्जामिनर ये तीनों लिख देगा, चौथा लिख देगा, बोलेगा कौन सा ऐसे फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है बताइए, तो आपको याद रहेगा तभी तो बता पाइएगा, नहीं तो देंगे जय हिंद जय भारत। तो आपको 11 का 11 फंडामेंटल ड्यूटी याद रखना पड़ेगा। तो आपका क्या बोला गया? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का वर्णन किस में रखा गया? हमारे 8 में, फंडामेंटल ड्यूटी 8 क्रमांक में। और 9वां में क्या रखा गया है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। 10वां नंबर देखिए, बोला गया व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र को उत्कर्ष मतलब एक्सेलेंट, विकास, उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, मतलब अपने व्यक्तित्व का विकास करें। आप जिस अवस्था में हैं अभी, सब आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? एजुकेशन, अपने एजुकेशन व्यक्ति पढ़ाई करने से क्या दरकार है? आप कोई विद्यार्थी नहीं भी पढ़ता तो उसका भी जीवन चलता है। एक पढ़ा लिखा, एक अनपढ़, जो नहीं पढ़े लिखे, उसमें डिफरेंस क्या है? देखिए जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो अपने जीवन को किस तरह जीना है उनको पता है, और जो नहीं पढ़ा लिखा है उनको भी जीते हैं लेकिन उसको जीवन का पता नहीं है। अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर 500 रुपया कमाएगा एज फॉर एग्जाम्पल, तो वो जानता है कि 500 रुपया का उनको किस तरह इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन अगर नहीं पढ़ा लिखा हुआ, रेयर कैसे 500 रुपया है अभी गया होटल खा खत्म, तुरते A to Z। लेकिन वो क्या होगा? तो कहने का मेरा एक छोटा सा एग्जांपल है कि जो पढ़े लिखे नहीं होते, पढ़ाई शिक्षा पर क्यों मत दिया कि आप अपने व्यक्तित्व का विकास करें। देखो आपके दादा परदादा कैसे थे, आपके पापा कैसे थे, आप कैसे हैं, आपके जनरेशन कैसे, ये चेंज कैसे आ रहा? जब आपके जीवन में एजुकेशन का प्रवेश हो रहा तभी। देखिए किसी के पास बहुत सारे संपत्ति है, बहुत पैसा कौड़ी है, लेकिन किस तरह जीवन जीना उसको पता ही नहीं है। लेकिन अगर एक शिक्षित एजुकेशन फैमिली है, उसके पास अगर ज्यादा भी संपत्ति नहीं है लेकिन वो अपना लाइफ स्टाइल को जानता, देखो कितना आराम से जिएगा। दोनों में देखना डिफरेंस आपको दिख जाएगा। तो यही हमारा बताया गया 10वें नंबर में कि व्यक्तिगत माने अपना जो व्यक्ति नीची पर्सनल और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़े। उत्कर्ष माने एक्सलेंट की ओर करे काम। जैसे बोलते हैं एक्सलेंट, समझते हैं ना? आप थे अभी, आपके पापा जिस तरह आपको जीवन दिए, आप पढ़ाई करेंगे नहीं, मेरे पापा जिस तरह का लाइफ जिए हम उससे बढ़िया लाइफ जिएंगे, तभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, तभी तो जॉब की तलाश कर रहे हैं। फिर आपका नेक्स्ट जनरेशन आएगा कि आप जिस तरह जिए उससे और बढ़िया जिए। सही में आई बात? तो ये हमारा मौलिक ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी बताया गया है कि व्यक्तिगत और सामूहिक विकास की ओर बढ़ते जाए क्रमबद्ध से, और जिसे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न पर उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। तो डेफिनेटली है कि आप बढ़िएगा तो देश भी मेरा बढ़ेगा। सपोज कीजिए कि आप इतनी अच्छी सी पढ़ाई कर लिए, आप ऐसा रिसर्च कर लिए कि गर्मी का दिन में ये केमिकल लगाएगा, एकदम चलेंगे रोड में ठंडा लगेगा, पूरा सब स्टूडेंट खरीदने लग जाएगा कि नहीं? खरीदने लगेगा कि नहीं? आप ऐसा एक केमिकल केमिस्ट्री वाला तैयार कर दिया कि क्या, जैसे धूप में आता है ना,
धूप में एक ऐसा आता है क्या, क्रीम आता है कि लगा लो, गर्ल्स लोग ज्यादा यूज करती है, तो उसमें धूप का एहसास कम होता है। हाँ, सन कुछ प्रोटेक्शन आता है क्रीम, तो उससे क्या होगा, प्रोटेक्शन क्रीम आएगा, मतलब क्या होगा, वो जनरली प्रोटेक्शन करता कहाँ है, धूप से बचने के लिए नहीं, काला नहीं हो उसके बचने के लिए जो भी आता है। तो अगर मार्केट में ऐसा निकाल दे कि नहीं उसके लगा लोगे ना, तो जितना धूप का लाइट में आएगा ठंडा का फीलिंग होगा। स्प्रिट देखें, स्प्रिट, स्प्रिट देखना सही पर टच करेगा ठंडा लगेगा। हाँ स्प्रिट गर्ल्स लोग तो यूज करती है, नेल पॉलिश छुलाने में स्प्रिट का यूज होता है, नेल पॉलिश छुलाने के लिए स्प्रिट का यूज करता है आमतौर पर। डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है उससे पहले वो देता है। हाँ, फिर आप जो पेंटिंग किया जाता है उसमें स्प्रिट का कलर चेंज होता है, बहुत सारा यूज है स्प्रिट का हमारा लाइफ में। तो कहने ठंडा, तो मान लो उस तरह का होगा तो उससे इकोनॉमिक बढ़ेगा कि नहीं, खरीदारी मांग बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक डेवलप होगा। तो कहने का मतलब अगर आप में सुधार, बात नहीं, अगर आप में सुधार होगा तो कहने का मतलब अगर आप अपना नैतिक विकास कीजिएगा, व्यक्तिगत विकास कीजिएगा, तो क्या होगा, देश का भी क्या होगा, विकास होगा। तो वो आपके फंडामेंटल ड्यूटी किसमें बात की गई है, 10वें बोला गया व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि की जो है विकास, उसमें अग्रसर रहे, जिससे आप विकसित होंगे तो देश भी आपका विकसित होगा। तो जिस समय हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय क्या आपके मौलिक कर्तव्य की बात की गई थी, नहीं, बात हुई थी लेकिन आपके संविधान में वर्णन नहीं किया गया था, बताए ना अभी। तो ये जो आपका कब किया गया, 42वें संविधान 1976 में, किसकी सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया। ठीक, यहां तक 10। बाद में आगे चल के 11वां मतलब आपका फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया, जिसमें बताया गया 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के माता पिता और संरक्षक जो भी हो उन्हें शिक्षित के अवसर प्रदान करें। देखो ये हमारा मौलिक कर्तव्य में भी बात किया गया था, शिक्षा के बारे में मौलिक कर्तव्य में। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी बात किया था शिक्षा के बारे में, और यहां पर भी मौलिक कर्तव्य बात किया गया है कि 6 साल से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उसका माता पिता का दायित्व है, या जो उनके शिक्षित संरक्षण करते हैं उसका दायित्व है कि उन्हें शिक्षित बनाए। शिक्षित, क्योंकि भाभी आपको एग्जाम्पल दिए कि जितना हमारा समाज शिक्षित होगा हमारा देश का विकास उतना ही होगा। तो इसे हमारे फंडामेंटल ड्यूटी के क्रमांक में कितना में जोड़ा गया है, 11वां में। और किस संविधान संशोधन के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन, जो कब किया गया था। तो देखिए जितने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस फंडामेंटल ड्यूटी से आपको सारा डिस्कशन कर दिया गया है। पहला क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटी किस देश के संविधान से लिया गया है, रूस या सोवियत संघ या यूएसएसआर जो बोलेंगे। दूसरा नंबर, जिस समय हमारे संविधान का निर्माण हुआ था क्या हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी था, नहीं था। किस संविधान संशोधन के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन। किसकी समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। कब जोड़ा गया, 1976 में। जिस समय फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया उस समय उसकी संख्या कितनी थी, 10 थी। फिर 11वां संविधान, ये फंडामेंटल ड्यूटी किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन। कब जोड़ा गया, 11वां फंडामेंटल ड्यूटी क्या बताया गया, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के माता पिता का यह दायित्व है कि उसे शिक्षा प्रदान करें। ठीक, और आपका पूरा का पूरा ड्यूटी बता दिया गया 1 से लेकर के 11 तक। तो आपका यह दायित्व है कि सारे को अच्छे से पढ़ाई कीजिए और सारे फंडामेंटल ड्यूटी को याद रखिए। आपको याद करने का भी आसान हो इसलिए सारा कुछ समझा दिए गए हैं, क्योंकि एग्जामिनर बता दिया रहेगा। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पर पूछा सकता है कि फंडामेंटल ड्यूटी किसकी सरकार या किसके कार्यकाल में लाया गया था, तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। समझ में आई बात। तो इतने जितने क्वेश्चन बन सकते थे, बनने की संभावना है, विद क्वेश्चन आंसर्स के साथ आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। तो आई होप कि आपको फंडामेंटल ड्यूटी या मौलिक कर्तव्य समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं तक, धन्यवाद।